aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll discuss The Hindu analysis dated 28th August 2021. So let's start today's discussion. The first headline says CBI SIT to investigate Bengal violence cases. Now speaking of its background कि why was it in news, ये इसके वजह से आया है. इसके रिलेटेड एक करंट न्यूज़ लास्ट वीक भी आया था कि अगर हम बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में, तो ये चीज़ देखा गया था कि पोल के टाइम, ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल के टाइम बहुत ज़्यादा वायलेंस प्रैक्टिस किया गया था यहाँ पर. ठीक है, वायलेंस भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल सिर्फ केओस हुआ या फाइट हुआ. वुमेन्स वर अफेक्टेड वेरी मच इन दिस केओस. ठीक है, सो हमारे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है सीबीआई को और एसआईटी को कि वो लोग इस केस पे इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ये चीज़ नोटिस किया गया था कि वुमेन्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुआ था, रेप हुआ, अटेम्प्ट टू रेप हुआ, मर्डर हुआ. ठीक है, जब ये सब चीज़ें हाई कोर्ट के नज़र में आई तो सबसे पहले हाई कोर्ट ने क्या किया, सबसे पहले हाई कोर्ट ने ह्यूमन राइट कमीशन को ये चीज़ सौंपी. हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनको ये चीज़ बोला कि यू वर्क ऑन दिस एंड लेट अस नो कि हमें क्या करना चाहिए. सो उन्होंने फिर एक वीक कुछ टाइम लेकर 13 जुलाई को उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया स्टेटिंग दैट कि आप इस केस को डायरेक्टली सीबीआई को दो एंड एक ऐसा अलग से प्रॉपर बॉडी बनाओ जो कि इस पर इन्वेस्टिगेट करे. The Calcutta High Court on Thursday directed CBI investigation into all the cases of murder and crimes against women in connection with the alleged post-poll violence in West Bengal. For other cases, the court constituted the special investigation team of 3 senior IPS judges. ठीक है, हमारा एसपीआई मतलब सीबीआई का जो बॉडी है सीबीआई का, उसको छोड़ के एक हमारा ऐसा बोर्ड बनाया गया या हम बोल सकते हैं बॉडी बनाया गया जिसमें हायर जो हमारे 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे रिलेटेड इस केस के बारे में. तो ये जो ऑर्डर था ये वहाँ के हाई कोर्ट 5 जजेस की बेंच थी, उन्होंने इस वायलेंस के अगेंस्ट पे काम करने को बोला. द कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू सेट अप अ कमिटी to look into the allegations and the committee submitted its report on 13 July. ठीक है, suggesting that CBI investigations into the matter. ठीक है, then उसके बाद all the cases were as per the report of committee alleging the murder of persons, attempt to rape of women. ठीक है, जिसके वजह से उन्होंने सीबीआई को ये केस डायरेक्ट सौंप दी है. द बेंच विल मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशंस बाय बोथ द सीबीआई एज वेल एज एसआईटी. ठीक है, उस अगर हम इसके चीफ जस्टिस जिन्होंने ये ऑर्डर दी है तो वहाँ के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है मिस्टर आईपी मुखर्जी, हरीश टंडन, सोमेन सेन, सुब्रता तालुनकर. इनकी बेंचों ने ये चीज़ ऑर्डर दिया है कि इस पे आप काम करो. अभी आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बाय द पर्सपेक्टिव कि सीबीआई की वर्किंग किस पर्सपेक्टिव से होती है, किसने बनाया, किस किस काम में मतलब किस किस पर्सपेक्टिव में दे डू वर्क एंड उनके लिमिटेशन क्या है. एसआईटी जो है हमारा ये बहुत सिंपल है. एसआईटी हर एक मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है ये केस के हिसाब से बनता है कि अगर केस को ऐसी ज़रूरत है देन ओनली इट इज़ सेटअप बाय द सीनियर मोस्ट पीपल्स, बाय सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स. इट डिपेंड्स कि हर स्टेट कैसा बनाना चाहता है. सो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है दैट इज़ सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन. सीबीआई की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ एन इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी. ये डायरेक्ट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वर्किंग में आता है. ठीक है, सीबीआई जो है एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है इंडिया की विच डायरेक्टली कम्स अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इसकी जो फंक्शनिंग है वो हमारे सुप्रिटेंडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री एंड पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है. दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, इनका जो इनिशियल वर्किंग जो स्टार्ट हुआ था दैट वाज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. जब इनिशियल वर्किंग इनका स्टार्ट हुआ था इट वाज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ठीक है, और इनकी जो वर्किंग अगर मैं बोलूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इनको सारी ही अपने जितने भी इनके पावर्स हैं वो डायरेक्टली इनको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बॉडी के अंदर मिलता है विच वी कॉल एज सीवीसी. So we can say CBI is actually a nodal police agency of India which investigates and on behalf of the Interpol member countries. ठीक है, its conviction rate is almost 65% to 70%.
अब इसकी हिस्ट्री की बात करें कि कब से सीबीआई बना और कैसे बना, तो जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, उस टाइम पर एक बॉडी बनी थी जिसको हम बोलते हैं स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, 1941 की बात है। 1941 में ये एक बॉडी बनी थी स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अंदर बना था, जो कि जितने भी करप्शंस के रिलेटेड काम था, वॉर रिलेटेड प्रोक्योरमेंट का काम हमारा स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट करता था। लेटर फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इन्वेस्टिगेशन बॉडी को इसकी हम बोल सकते डायमेंशंस और बढ़ा दिए बाय प्रॉपर एक्ट। एक एक्ट इस्टेब्लिश किया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। 1946 में ये एक्ट के अंदर इस बॉडी को ला दिया कि अब इस बॉडी के हिसाब से वो काम करेगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे सीबीआई को जो जितने भी राइट्स और जितने भी उनके हक में उनको जो भी राइट्स मिलते हैं, दैट इज़ अंडर दिस दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। उसके बाद 1963 में हमारा सीबीआई प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। पहले जो था वो हमने देखा था दिल्ली स्पेशल पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसा एक बॉडी था इस्टेब्लिशमेंट का। 1963 में प्रॉपर एक बॉडी बना दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसको हम स्पेशल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आज के टाइम पे बात करते हैं। इसके केसेस आर रिलेटेड टू डिफेंस, ठीक है, करप्शन, फ्रॉड, देन चीटिंग, ठीक है, क्राइम केसेस, ब्लैक मार्केटिंग, जितने भी इंडिया के या इंटर स्टेट्स के ये सब रिलेटेड एक्ट्स पे अगर उनको बोला गया बाय द सुप्रीम कोर्ट, बाय द हाई कोर्ट, वो इस पर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करूँ, मैं प्रॉपरली अगर मैं बताऊँ कि किस किस केसेस के रिलेटेड उन्होंने काम किया है, तो 1963 के फॉर्मेशन के बाद एंटी करप्शन, देन उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हुआ है, कौन से रीजंस है, क्या क्या चीज़, इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या क्या आ सकता है, जो फेक करेंसी बनते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, देन साइबर क्राइम्स, बैंक फ्रॉड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड जो वायलेशन है, स्मगलिंग, नारकोटिक्स, ठीक है, कल्चरल प्रॉपर्टी, ये सब रिलेटेड जितने भी है वो हमारे इकोनॉमिक कंसर्न में आते हैं। देन मेरा अगर नेक्स्ट बोलूँ तो दैट इज स्पेशल कंसर्न या स्पेशल क्राइम। स्पेशल क्राइम की अगर मैं बात करूँ तो हमारे इंडियन पेनल कोड दैट इज़ आईपीसी के अंदर अगर ऐसे कुछ केसेस हैं, टेररिज्म पे, बॉम्ब ब्लास्ट पे, किडनैपिंग, रैमसम, फिर जो भी माफिया या अंडरवर्ल्ड, तो अगर सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगा तो स्पेशल क्राइम के अंडर वो लोग वो सब केसेस देखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर तो सुमोटो के बारे में हमने देखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली उनको ऑथोराइज करेगा कि इस केस के रिलेटेड आप करो तो उनको करना पड़ेगा। सुमोटो इज़ प्रॉपरली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट कि उनको कौन सा केस करना है। ठीक है, तो दिस वाज द फंक्शनिंग ऑफ द सीबीआई को, वो फंक्शनिंग कैसे करता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं उनके डायरेक्टर के बारे में कि सीबीआई की जो पोजीशनिंग्स हैं या उनके जो मेंबर्स हैं। ठीक है, सीबीआई में अगर मैं बात करूँ तो हेड इज़ द डायरेक्टर। ठीक है, ये जो डायरेक्टर ये हमारे आईजी होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है उसके हिसाब से सीबीआई के में जो डायरेक्टर है ही विल बी द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देन 2014 तक जो हमारे डायरेक्टर थे वो उनकी अपॉइंटमेंट जो की जाती थी दैट वाज ऑन दिस बेसिस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1946 टिल 2014 के बाद उसका सिस्टम रिवाइज कर दिया गया। रिवाइज में अगर मैं बात करूं तो कुछ कुछ केसेस थे जिसके बाद उसकी जो अपॉइंटमेंट है, अब अपॉइंटमेंट डायरेक्ट जो है वो लोकपाल एक्ट के बाद 2014 के बाद लोकपाल एक्ट प्रोवाइडेड द कमिटमेंट और द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई। इसकी हेडिंग अगर मैं बात करूं तो पीएम हेड है। ठीक है, अदर मेंबर्स अगर मैं बात करूं तो हमारे जो ये ऑपोजिशन मेंबर्स हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये उनके अदर मेंबर्स बन सकते हैं सीबीआई के। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं तो इनकी जो टेन्योर है, प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अगर मैं बोलूं तो वो 2 years होती है, जो कि सीवीसी एक्ट ऑफ 2003 उनको बोलता है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल विजिलेंस कमेटी एक्ट ऑफ 2003 हमारे इनके टेन्योर्स सिक्योरिटी फॉर दिस पोस्ट उनको 2 साल का रहता है। ठीक है, तो ये उनकी बॉडी है, फंक्शन मतलब उनके कैसे मेंबर्स या डायरेक्टर किस बेसिस पे बनते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है क्या चैलेंजेस आज के टाइम पे फेस कर रहा है हमारा सीबीआई। सीबीआई का सबसे पहला चैलेंज अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस।
इंडियन पॉलिटी की बात करो तो इंडिया की पॉलिटी आज के टाइम पे ऐसी है कि ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ पे पॉलिटिकल मिनिस्टर्स या पॉलिटी अपना इंटरफेरेंस ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो, मतलब एक हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक बन चुका है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि सीबीआई को एक टाइम पे हम बोलते हैं कि केज्ड पैरोट स्पीकिंग फॉर इट्स मास्टर्स वॉइस। जैसे अब हमारा पॉलिटी बताएगा, हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो बताएगा, वैसे हमारा सीबीआई काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो क्रेडिटेबिलिटी, ये चीज़ आज के टाइम पे देख रहे हैं कि जितना बिलीफ सिस्टम, जितना बिलीव एंड ट्रस्ट सीबीआई पे उस टाइम पे रहता था लोगों को, कुछ केसेस जब हुए थे जैसे कि बोफोर स्कैंडल, हवाला स्कैंडल, सन सिंह चतवाल केस, भोपाल गैस ट्रेजेडी, आरुषि तलवार मर्डर केस, कहीं ना कहीं ये केसेस के बाद सीबीआई की क्रेडिटेबिलिटी क्वेश्चनेबल है कि आर सीबीआई एज अ बॉडी बिलीव, हम उन पर बिलीव कर सकते हैं कि नहीं। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ शॉर्टेज ऑफ पर्सनल, हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कुछ सालों से प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा है बॉडी का, जिसकी वजह से पर्सनल्स के शॉर्टेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सीबीआई का मिसमैनेजमेंट होगा, वर्किंग प्रॉपर नहीं होगा, कहीं ना कहीं बायस डिसीजन हो जाएगा, लोग नेपोटिज्म करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, सीबीआई को भी कुछ कुछ केसों में जो है उनको रिस्ट्रिक्टेडली काम करना पड़ता है बिकॉज दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है या क्रिटिसिज्म है जो सीबीआई के बारे में बोला जाता है। सो आई होप सो ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गया कि सीबीआई की क्या फंक्शनिंग है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ यूएस नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेड पैक्ट गोयल। हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका ये बोलना था कि अब मतलब इसमें एक ट्रेड पैक्ट के बारे में बात की है, दैट इज़ एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये चीज़ देखा गया था, या फिर जो यूएस एंड इंडिया के ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, ये चीज़ दिख रहा है, सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं कि यूएस आगे और कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना चाहता इंडिया के साथ, या इस वे में वो लोग शो कर रहे हैं। तो क्योंकि ये चीज़ उन्होंने कन्विंटली बोली भी थी, if you will see, US as of now has a kind of indicated that they are not looking of new trade agreement but will look at working within them for the market access issues on both the side। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ इंडिकेट किया है कि न्यू हम और कोई न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन करेंगे, बट जो हमारे साथ आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके जो रेपरकशंस है, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं, हम पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। The hopes of an India-US trade pact are off the table even as India is keen to resolve the trade issues with US. Commerce and Industry Minister Mr. Piyush Goyal said on Thursday, after referring to signals from the Joe Biden administration that it is not interested to do the free trade agreement with India। ठीक है, सो इन शॉर्ट ये न्यूज़ इसकी वजह से आया था क्योंकि यूएस कहीं ना कहीं सिम्टम्स ऐसे दिखा रहे हैं कि हमें आगे और कोई फ्री ट्रेड फ़िलहाल के लिए आपके साथ साइन नहीं करना है, जो है हम उसी को फ़िलहाल कंटिन्यू और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बाय द टर्म दैट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, किस बेसिस पे काम करता है, क्या बेनिफिट्स देता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक स्टेट को। सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, ये किसी भी 2 to 3 कंट्रीज़ के बीच में साइन होता है। इसमें होता क्या है, जो मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं, जो भी मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, उनको ये एक फैसिलिटी दिया जाता है कि उनके जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट पे जो है दे विल रिड्यूस दी टैरिफ। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ जो होता है, टैरिफ जो होता है, उसको कम अमाउंट पे लगाते हैं इफ़ यू साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद दैट कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आज के टाइम पर यूएस एंड इंडिया, ठीक है, यूएस एंड इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल साइन किया है एंड उन्होंने ये चीज़ बोला कि इंडिया विल प्रोवाइड देम दिस स्पाइस। ठीक है, जितने भी हमारे इंडियन स्पाइसेस हैं वो प्रोवाइड करेगा। तो क्या होगा कि इंडिया जो इनको एक्सपोर्ट करेगा उस पर जो टैरिफ रखते हैं, उस पर जो टैक्स लगते हैं वो कम लगेगा इफ़ यू हैव साइन दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड सेम गोज़ विथ यूएस ऑल्सो। तो ये एक बेनिफिट होता है अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ट्रेड करोगे किसी भी कंट्री के साथ। So it is an arrangement between 2 or more countries or a trading bloc that primarily agrees to eliminate or reduce the tariff barriers between them। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आपके सर्विस सेक्टर्स आ सकते हैं, आपके ट्रेड इन गुड्स आ सकते हैं।
ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, फिर कंपटीशन पॉलिसीज़, कुछ भी अगर आप एफटीए के अंडर साइन कर रहे हो तो ये आपको एक बेनिफिट देगा। अब एफटीए की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो एफटीए साइन करते हैं बिकॉज इट गेट्स देम एन ईजियर मार्केट एक्सेस टू द अदर कंट्रीज। ठीक है, आपको उतना अमाउंट नहीं देना पड़ रहा है, यू आर एबल टू एक्सेस दी अदर कंट्रीज मार्केट, तो ये एक बेनिफिट है। एंड एक्सपोर्टर्स की बात करूँ तो एक्सपोर्टर्स को कहीं ना कहीं लिबरल वे मिल जाता है दूसरी कंट्रीज़ में एंटर करने का जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एफटीए। इंडिया की पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो पैटर्न है अभी तक, अगर हम इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को मिला के बात करें, इंडिया की जीडीपी जो है 40% जीडीपी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेड से कमाती है। ठीक है, देन एक्सपोर्ट्स अगर हम बात करें 1990 के बाद से इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड हो चुका है। क्यों डाइवर्सिफाइड हो चुका है? क्योंकि हमने देखा है 90s में हमारा एक नया लॉ स्टार्ट हुआ या नया इकोनॉमी स्टार्ट हुआ विच वी से एज एलपीजी। सो एलपीजी के बाद से हमारा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वेरीफाइड हुआ जिसकी वजह से हमारा ट्रेड और मतलब ट्रेड नेचर भी चेंज हो चुका है। इंडिया की एक्सपोर्ट, अगर मैं एक्सपोर्ट मार्क की बात करूं, सो इंडिया जो एक्सपोर्टिंग करता है, अगर अनटैप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल बात करूं जिसका प्रॉपर कोई टैपिंग नहीं है, तो दैट इज़ 201 बिलियन। अनटैप्ड इंपोर्ट की बात करूं तो अनटैप्ड इंपोर्ट इज़ 181 बिलियन। ठीक है, और अगर ग्रेटेस्ट ट्रेड ब्लॉक अगर मैं बात करूँ इंडिया के पर्सपेक्टिव से, यूएस हो गया, चाइना हो गया, यूएई हो गया। ठीक है, आज के टाइम पे इनको ट्रेडिंग ब्लॉक्स बोला जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर हम देखें, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया किस किस चीज़ों में एक्सपोर्ट करता है? इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स हम बोल सकते हैं, पेट्रोलियम, देन उसके बाद जेम्स, ज्वेलरी, देन केमिकल प्रोडक्ट्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडिया में फुल्ली हम बोल सकते हैं 90% जो है वो एक्सपोर्ट के थ्रू आती है। ठीक है, सो इंडिया को अगर ये सब चीज़ों के रिलेटेड प्राइस चेंज हुआ, ग्लोबल डिमांड चेंज हुआ, उसके कुछ डिमांड बाहर चेंज हुए, तो इंडिया का ट्रेड इफेक्ट हो सकता है। इंडिया की अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में कि मतलब अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स दैट वाज लास्ट डन इन 2017-18, उसके हिसाब से इंडिया का पोजीशनिंग इज़ 40। चाइना का पोजीशन अगर मैं बोलूँ तो दैट इज़ 27th। ठीक है, फिर इंडिया की अगर मैं बात करूँ अबाउट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इंडिया की स्कोर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है। क्योंकि 2000 में अगर हम बात करें, इंडिया का स्कोर वॉज 0.04, 2010 में इट इंक्रीज टू 0.07। कहीं ना कहीं चाइना से अभी भी बहुत पीछे है, बट हाँ इंडिया ट्राई कर रहा है कि उसकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सके। ठीक है, इंडिया की अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की इंडिया में कब से ये चालू हुआ, इंडिया की हिस्ट्री बात करें फ्री ट्रेड में, तो इंडिया ने पहले चालू किया था RTA, दैट इज़ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। पहले फ्री ट्रेड में नहीं एंटर किया, इंडिया ने पहले 1975 में एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको हम बोलते हैं बैंकॉक एग्रीमेंट, जो कि हमारा पहला RTA था, पहला रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट था। उसके बाद 2005 में इंडिया ने दूसरा एग्रीमेंट साइन किया जिसको हम बोलते हैं पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट विद द पैसिफिक कंट्रीज़। तो ये 1975 में सबसे पहला था, देन 2005 में बना। उसके बाद 2000 में अगर मैं बात करूँ, इंडिया ने सबसे पहला जगह FTA जो किसी के साथ साइन किया था दैट वाज विद श्रीलंका इन मार्च 2000 में, मार्च 2000 में श्रीलंका के साथ सबसे पहला FTA साइन किया था उन्होंने। ठीक है, इंडिया ने। उसके बाद इंडिया की अगर हम डेफिसिट बोले या फिर इंडिया का पोजीशनिंग बोले एज़ कम्पेयर टू द इकोनॉमिक सर्वे, तो हमारा कोरिया हो गया, जापान हो गया। इंडिया का ट्रेड जो है इन कंट्रीज़ के साथ डेफिसिट में है, कि ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ जापान और कोरिया, ये सब अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से दे आर मोर ऑफ डेवलप्ड। ठीक है, तो इंडिया कहीं ना कहीं अभी तक डेफिसिट में है उनके साथ। According to the Economic Survey of 2016-17,
the FTA had a bigger impact on the metals on importing the sites and textiles on the exporting. इंडिया के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टिंग में अगर हम देखें FTI की वजह से या मेटल्स की वजह से हमारा इम्पोर्टिंग इफेक्ट हुआ था, और टेक्सटाइल की वजह से हमारा एक्सपोर्टिंग इफेक्ट हुआ था. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. इंडिया का पोजीशन क्या है और कैसे चल रहा है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. द नेक्स्ट न्यूज़ स्टेट्स NGT प्लीज सीक्स एक्शन अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन गाज़ियाबाद. NGT की अगर मैं बात करूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इनके बारे में हम पहले भी सुन रहे थे मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था इस डैम प्रोजेक्ट के बारे में, या डैम प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, हम अलाउ नहीं करते हैं. उसके बाद एक नेक्स्ट उठा है, दैट इज़ इन गाज़ियाबाद. So, following a plea seeking a remedial action against the construction of project in Ghaziabad for alleged violation of environmental norms, NGT, that is National Green Tribunal, has directed the Senior Environment Ministry and Population Control Board officials to conduct an adult of State Environment Impact Assessment Authority. ठीक है, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी. इस बोर्ड को बोला गया है इस प्रोजेक्ट को बंद करें. अगर हम ये प्रोजेक्ट की बात करें, सो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को बहुत डाइवर्सली अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट के बारे में बोला है, जो बनेगा अभी तक बना नहीं कंस्ट्रक्शन, वो हमारा बहुत बड़ा एरिया ले रहा है एनवायरनमेंट का, फॉरेस्ट एरिया का, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली बहुत सारे पेटिशन साइन किए गए थे कि इस प्रोजेक्ट को बंद करें. अब अगर ये आर्टिकल अगर हम बात करें, सो ये आर्टिकल जो है इसमें NGT है. NGT के बारे में हमने पढ़ा है पहले भी, NGT किस फॉर्म में बनता है, क्या काम है, क्या लिमिटेशन है. ये आर्टिकल में आज हम देखेंगे अबाउट दिस, दैट इज द स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी. ठीक है. इसका अगर हम अपर बॉडी देखें तो दैट इज EIA, दैट इज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. ये ही हर एक स्टेट को ये पावर देता है कि उनकी एक बॉडी बनी रहेगी जो इसके रिलेटेड काम करेंगे व्हेन इट कम्स टू नेचर. सो हमारा जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, ये एक इवैल्यूएटिंग प्रोसेस में है, जो कि अगर एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट हो रहा है, कोई भी डेवलपमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट अगर किसी भी एरिया हमारे नेचर को अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, या किसी भी तरह से रेपोकेशंस हो रहे हैं ह्यूमन बींग्स या नेचुरल थिंग्स पे, तो उस पर ये एक्शन लेगा. ठीक है. हमारा जो UNEP है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उन्होंने इस चीज़ को या ये बॉडी को जो है डिफाइन किया है एज अ टूल यूज टू आइडेंटिफाई द एनवायरनमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉर अ प्रोजेक्ट प्रायर देन द डिसीजन मेकिंग. तो पूरा असेसमेंट जो है वो यही करेगा कि कौन से एरिया में बन रहा है, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है. इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंडर बनाया गया है. ठीक है. अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये जो बॉडी है ये ऑलमोस्ट 20 ईयर्स पुराना है. 20 ईयर्स से इसकी वर्किंग हो रही है. इसकी वर्किंग जो है 1977 में स्टार्ट हुआ था इसका वर्किंग, जब हमारा प्लानिंग कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बोला था कि आप जो है पर्टिकुलर एरियाज़ में जो रिवर वैल्यूज़ है उसकी रिवर वैलीज़ की एग्जामिन करो और हमें बताओ कि वहाँ का एनवायरमेंटल स्टेट कैसा है. तो उस टाइम पर ये बॉडी बनाया गया था फॉर दैट फंक्शनिंग. देन 1994 तक हमारा एनवायरमेंट क्लियरेंस जो भी है वो इनके अंडर किया जाता था. देन ऑन 27 जनवरी 1994 यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री एंड फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक्ट 1986 के अंडर ये प्रोमिनेंट किया कि हमारा जो एनवायरनमेंट ये बॉडी है, ये बॉडी एक मैंडेटरी बॉडी बनेगी. किसी भी तरह के काम करने से पहले ये बॉडी को रेफरेंस के लिए दिया जाएगा कि ये पहले वहाँ का क्लियरेंस देखेगी, ये पहले वहाँ के एग्जामिन करेगी एंड देन विल कम टू अ फाइनल नोट. ठीक है. अब इस बॉडी की वर्किंग देखते हैं कि बॉडी वर्किंग करता कैसा है. सबसे पहला वर्किंग अगर मैं बात करूँ तो दैट इज स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग इज़ बेसिकली वो प्रोजेक्ट जो जहाँ पे आप बना रहे हो उसका स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या लोकेशन लिया गया है, कितने लेवल में डेवलपमेंट है, प्रोजेक्ट का क्यों नीड है, क्यों प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देना इतना इम्पॉर्टेंट है. देन है स्कोपिंग.
स्कोपिंग इज बेसिकली उसका पोटेंशियल क्या है, क्या इम्पैक्ट लाएगा उस जगह पर, ठीक है, क्या डेवलपमेंट लाएगा अगर हम वो प्रोजेक्ट को हाँ बोले। देन कलेक्शन ऑफ बेस लाइन डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बेस लाइन डेटा की अगर मैं बात करूं तो उस एरिया का प्रॉपर एनवायरमेंटल स्टडी किया जाता है इन दिस बेस लाइन डेटा। देन अगर मैं बात करूं तो दैट इज इम्पैक्ट, कि अगर ये प्रोजेक्ट बनाया गया तो उसके पॉजिटिव, नेगेटिव, परमानेंट, टेम्प्ररी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है उस जगह का, ठीक है। उसके बाद वो लोग एक रिपोर्ट साइन करेंगे या रिपोर्ट देंगे, दैट इज मिटिगेशन मेजर्स, कि अगर प्रोजेक्ट को हाँ बोल रहे हैं तो कौन से एरिया को खाली करना है, कौन सा एरिया अफेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा। देन उसके बाद वो लोग दे विल गो विथ पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग में क्या होगा कि ये जो बॉडी है वो पब्लिक से सजेशन मांगेगा कि ये प्रोजेक्ट को चालू रखना चाहिए, कंसल्टेशन, ताकि प्रोजेक्ट पब्लिक की भी जान सके कि उनकी नीड है कि नहीं उस एरिया की। एंड देन फाइनली ये जो हमारी बॉडी है जो एक्सपर्ट्स के अंडर एक प्रॉपर फाइनल डिसीजन देगा हमारे एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से, ठीक है। एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाएगा जिसमें वो अपने डिसीजंस बताएंगे, ठीक है। एंड वही डिसीजंस में अगर वो लोग प्रॉपर बताएंगे क्या रिस्क है, क्या इम्पैक्ट है, क्या इसकी फर्दर रेपरकशंस हो सकते हैं, फ्यूचर में क्या होगा इसका, ये सब चीज़ों के बारे में हमारी ये बॉडी बताएगी, ठीक है। एंड देन हमारा एनजीपीटी जो है, एनजीटी है, वो डिसीजन देगा कि क्या करना है। सो ये कुछ फंक्शनिंग्स है। और आज के टाइम पे अगर हम इस बॉडी की स्टेक होल्डर्स देखें तो स्टेक होल्डर्स में हमारे एनवायरनमेंट कंसल्टेंट्स आते हैं, ठीक है, फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है, फिर राइट टू एक्सप्रेस पब्लिक ओपिनियन का पार्ट बनता है, इम्पैक्ट एसेसरी असेसमेंट एजेंसी इसका पार्ट बनता है, देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसका पार्ट बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं हमारे इस बॉडी के। तो ये बॉडी हर एक स्टेट में फंक्शन करता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट दिस दैट इज स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट था कि ये बॉडी की फंक्शनिंग कैसी होती है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। इट स्टेट्स आर्मी एंड वुमेन। आर्मी एंड वुमेन की अगर मैं बात करूँ तो करंटली एक न्यूज़ रिलीज़ किया गया था या एक ऑर्डर रिलीज़ किया था विच स्टेटेड दैट कि अब से एनडीए में वुमेन्स भी पार्ट ले सकते हैं या एनडीए का एग्ज़ाम जो है वो वुमेन्स भी दे सकते हैं। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल आया था जो डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। इट बेसिकली स्पीक्स जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा वुमेन्स को इफ़ दे बी द पार्ट ऑफ दिस। फिर इस केस में इस आर्टिकल में एक केस के बारे में बताया दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया एंड अदर्स, ठीक है। उसके बाद एक इंडक्शन ऑफ 1992 के बारे में लिखा है, तो हम वो भी देखेंगे इंडक्शन ऑफ 1992 क्या है। एंड फाइनली ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमें इसी के बारे में बात करता है कि लोगों ने रिव्यूज़ दिया कि अगर आप वुमेंस को अलाउ नहीं करते हो तो वुमेंस की आर्टिकल 14, 15, 16, 19 जो कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात करता है वो वायलेट करते हो। गवर्नमेंट की या फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कहीं ना कहीं वुमेंस को इसके लिए अलाउड नहीं था बिकॉज ऑफ द डेंजर जो फेस करना पड़ता है। बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, वुमेंस भी 5 सितंबर से एनडीए का जो भी एग्ज़ाम होगा दे कैन गिव इट, ठीक है, दे कैन बी द पार्ट ऑफ आ डिफेंस प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब इस न्यूज़ में हम क्या देखेंगे, हम इस न्यूज़ में देखेंगे ये इंडक्शन क्या था, फिर ये केस किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। विल सी अबाउट दैट थिंग। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंडक्शन के बारे में, जो 1992 का इंडक्शन है, पहले जो था वुमेंस को बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया गया था इसका पार्ट बनने को। देन 1992 इंडक्शन जो मैं बोलती हूँ, 1992 में उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में उनको पार्ट लेना मौका मिला। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है कि दे डोंट डू द फील्ड वर्क या बॉर्डर का, बट जितना भी लॉजिकल वर्क्स होंगे, एबिलिटिकल वर्क्स होंगे, ठीक है, जितने भी मतलब बॉर्डर वर्क्स को छोड़ के जितने भी काम होंगे हमारे इंडियन आर्म फोर्स में उसका काम वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो इंडक्शन ऑफ 1992 उस चीज़ के बारे में बात करता है। इफ़ वी स्पीक ऑफ द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस द बबीता पूनिया कंसर्न केस, तो उसमें क्या हुआ था, हमारा जो आर्मी एक्ट है सेक्शन 12 ऑफ आर्मी एक्ट वो प्रोहिबिट करता है वुमेन्स को आर्मी का पार्ट बनने को, एक्सेप्ट जहाँ पर गवर्नमेंट ने अलाउ किया, दैट इज़ 1992 का इंडक्शन,
ठीक है। सो ये सेक्शन जो है हमारा वो उनको अलाउ नहीं करता था कि आप इसके पार्ट नहीं बन सकते हो। देन 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया, जिसके वजह से अब कुछ कुछ ही कैडर्स को छोड़ के वो लोग पार्ट ले सकते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ नोटिस किया गया 1996 में, देन 2005 में, 2006 में, देन 2008 में उनको मौका दिया जाता था। मतलब धीरे धीरे उनके स्कोप्स बढ़ाते गए। 2006 तक उनको परमानेंट नहीं था, उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में था। 2008 में उनको एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं बात करूं, या परमानेंट कमीशन के अंडर उनको बोला कि ठीक है, नाउ दे कैन गेट अ परमानेंट पोस्ट फॉर वुमेन्स, ठीक है। बट नाउ ऑल्सो कोई कोई कैडर्स को छोड़कर, कोई कोई पोजीशंस को छोड़कर, जिसके रिलेट बहुत सारे केसेस साइन किए गए थे व्रिट्स को यूज़ करके, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं वॉयलेट होते थे। सो जितना कहीं ना कहीं इतने पेटिशन साइन हुए 2010 में और व्रिट साइन हुए, जिसके वजह से उन्होंने बोला कि ठीक है, अब से जो है वुमेन्स भी पार्ट बनेंगे हमारे एनडीए के, ठीक है। सो ये फाइनल डिसीजन दिया गया है। सो ये हमारे लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट था कि सेक्शन 12 क्या बोलता है, 1992 का इंडक्शन क्या है, या परमानेंट कमीशन क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है, कितने पेटिशंस और किस वे में हमें राइट्स मिले हैं वुमेन्स को। सो इट्स अ गुड पार्ट, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बात करें आज के टाइम पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इज़ मोर, ठीक है। ये डिफेंस में, जैसे हमने कल भी एक न्यूज़ पढ़ा था, दैट वाज द नेशनल पुलिस एकेडमी, जिसमें 2 साल से वुमेन्स आर विनिंग द अवार्ड्स, ठीक है। गर्ल्स आर विनिंग द अवार्ड्स ऑफ बेस्ट आईपीएस ऑफिसर। सो कहीं ना कहीं वुमेन्स आर गिविंग चैलेंजेस एंड कट टू कट कॉम्पिटिशन्स टू मेन। लेट्स सी आगे और कितने चीज़ें दी जाती है। तो ये आर्टिकल उसी के बारे में था कि वुमेन्स को अब से हक दिया गया है, फ्रॉम September 5 से बाद से दे कैन गिव दी एग्जाम्स रिलेटेड टू एनडीए। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूँ तो टफ वेट फॉर इंडियंस इन अफगानिस्तान। टफ वेट्स फॉर इंडियन की अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूँ, ये आर्टिकल इसके बारे में बात करता है कि कुछ दिन पहले तक भी अराउंड 450 स्टिल स्ट्रैंडेड। इंडियन एम्बेसी जो अफगानिस्तान में है, अभी भी वहाँ पे 450 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि अटके हुए हैं, और उनको लाने के लिए अभी तक प्लानिंग किया जा रहा है, फिर सोचा जा रहा है कि कैसे लाएं। ये जो आर्टिकल है, अगर आप देखोगे, ये आर्टिकल वही बोल रहा था कि वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशंस थे, तो हमारी इंडियन एम्बेसी से अगर हम बात करें एयरपोर्ट तक, सिर्फ मुश्किल से ये चीज़ अगर अकॉर्डिंग टू डेटा अगर हम देखें तो वो कुछ 1 किलोमीटर के दूरी पे ही है इंडियन एम्बेसी और एयरपोर्ट, बट फिर भी उनको जाने को मौका नहीं मिल रहा था। Our biggest problem is that even those the Kabul aren't able to leave their residence without the approval of Taliban guard to travel to airport. दिस इज अकॉर्डिंग टू द यूएस ऑफिशियल्स, उन्होंने बोला है, ठीक है। अब उसके बाद 1 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर है जो हमारा हबीब करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि यूएस मिलिटेंट्स के सर्विलेंस में है, मुश्किल से 10 किलोमीटर पर उनको ये भी फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने वहाँ से एयरपोर्ट तक ट्रैवल कर सके ना। और हमारा जो यूएस मिलिट्री है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्पलेस दिख रहा है, क्योंकि वो भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं लोगों को टू गेट ऑन दी फ्लाइट्स। मंडे को इंडियन डिप्लोमेट्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट द सिटी आफ्टर क्लोजिंग द एम्बेसी फेस्ड वेरी सेवरल इशूज़, क्योंकि वहाँ के जो तालिबान मिलिटेंट्स थे वो लोग मान नहीं रहे थे, वो लोग जाने नहीं दे रहे थे, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। देन इंडिया से हमारा स्पेशल मिलिट्री फ्लाइट गया, दैट वाज C-17। इंडिया से स्पेशल मिलिट्री फ्लाइट गया विच वाज ऑपरेटेड बाय द इंडियन एयरफोर्स टू रिटर्न लेके आने को, बट वो लोग सिर्फ 40 मेंबर्स को ही ले पाए, क्योंकि वहाँ पर भी प्रॉपर उनको रुकने का या फिर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि लोगों को ही वो लोग जान निकलने नहीं दे रहे, तो कहाँ से वो लोग एयरपोर्ट तक पहुँचेंगे। तो यह अगर हमारी बात करें तो ये हमारा लास्ट जो गया था उसमें 40 मेंबर्स को लेके आए, ठीक है। फिर यूएस मिलिट्री की बात करें, यूएस मिलिट्री डिप्लोमेट्स इन दिल्ली हैव बीन हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग दैट टर्म एक्सेस टू एयरपोर्ट्स एंड सिक्योरिटी इन द एरियाज, बट कहीं ना कहीं वो लोग भी उतना हेल्पफुल नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट वापस से C-17 गया था, जब वो लोग 120 मेंबर्स इंडियंस को लेके आए और 20 प्रॉपर जो हमारे पर्सनल्स हैं उनको वहाँ से लेके आए। अभी फर्दर अगर द हिंदू में ये न्यूज़ आई थी कि आगे उनका अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, या वो लोग प्लान बना रहे पर फिलहाल कोई रिलीज़ नहीं किया गया है प्लान कि कब वो लोग उनको लेके आएंगे, ठीक है। इसमें प्रॉपर अगर देखिए जो अभी भी वहाँ पे एमएनसी में है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है।
जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे एक बात करें न्यू लॉन्च्ड वीज़ा, ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें एक नया सेल उन्होंने बनाया जिसका नाम है द ई इमरजेंसी एक्स मिस्क वीज़ा, जो कि अफगानिस्तान नेशनल्स जिनको वापस आना है अर्जेंटली दे कैन यूज़ इट, जो कि हमारा यूनियन मिनिस्ट्री जो है उसको उनके पास गया है क्लियरेंस को। एक बार हमारा यूनियन जो होम मिनिस्ट्री है उसको क्लियरेंस दे दे तो दे कैन यूज़ दिस फैसिलिटी एंड कम बैक टू दी कंट्रीज़। सो दिस इज़ रिलेटेड टू दियर ट्रैवलिंग इशूज़। नाउ लेट्स सी क्या होता है आगे। Now we'll move to the last news that says Telcos knocks on center's door for relief. इसकी हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री क्या देखा जा रहा है, firms including Jio seeks cut in the levies doubting for 10 years of spectrum ensures the sustainable growth। ये चीज़ देखा जा रहा है कि हमारे गवर्नमेंट के थ्रू उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि आप हमारा बर्डन ये कम करो, ट्राई टू रिड्यूस दिस बर्डन एंड हमारा जो टेन्योर है उसको डबल करने की बात कर रहे हैं वो लोग, या डबल करने के बारे में वो लोग प्ली कर रहे हैं, ठीक है। So the telecom industry has yet again made a strong pitch to the government for the fundamental financial reforms to ensure the sustained and orderly growth of the sectors. The Cellular Operators Association of India, whose members include Bharti Airtel, Vodafone India, Idea, Reliance Jio, have written to the Department of Telecommunications seeking to cut the levies, ठीक है, and to double the tenure for the auction spectrum, ठीक है, ताकि दे कैन मेंटेन दी सस्टेनेबिलिटी। सो ये चीज़ बात किया जा रहा है कि वहाँ इंडिया की जो ये सब कंपनीज़ हैं दे आर टॉकिंग कि आप हमारा जो हम पर जो बर्डन है उसको कम करो, एंड वेरस हमारे ऊपर जो क्योंकि इसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन हो पा रहा है, सो ट्राई टू रिड्यूस इट। एंड दूसरी बात उन्होंने बोला कि हमारे सस्टेनेबिलिटी पीरियड को डबल करो। अब ये आर्टिकल की बात करूँ तो इस आर्टिकल में एक बॉडी के बारे में बोला है, दैट इज़ द सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो हम थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में इनका क्या काम है या किसके अंदर ये लोग आते हैं। सेल्यूलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है, इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड इट फुल्ली फोकसेस ऑन दी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। प्रॉपरली टेलीकम्युनिकेशन के रिलेटेड सारे वर्क ये लोग करते हैं। इनकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूट देखें तो 1995 में एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंटल सोसाइटी बनी थी इस नाम से 1995 में, ठीक है, एंड उसके बाद देन 2017 में इनको कंबाइन कर दिया गया बाय इंडिया मोबाइल कांग्रेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहले एकदम से इंडिविजुअल बॉडी था, देन 2017 में इनको कोलैबोरेट कर दिया बाय डिफरेंट बॉडीज ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस देन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। अब तक अगर मैं बात करूँ 26 ईयर्स हो गई है इनकी फंक्शनिंग की। इट इज़ फंक्शनिंग फ्रॉम लास्ट 26 ईयर्स। इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। इसकी प्रॉपर हेडक्वार्टर बोलूँ तो इट इज़ इन दिल्ली। इनके अगर पोजीशंस की बात करूं तो इनके पोजीशंस में आते हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट इनकी मेंबर्स की बात करूं कि हमारा जो ये बॉडी है इसके कौन कौन मेंबर्स हैं, तो इसमें भी दो वाइफोकेशन है, कोर मेंबर्स होते हैं और एक होते हैं एसोसिएट मेंबर्स। कोर मेंबर्स में हमारे 3 हैं, दैट इज़ भारती एयरटेल, ठीक है, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस जियो, ठीक है, ये इनके कोर मेंबर्स हैं। वेरस एसोसिएटेड मेंबर्स की बात करूँ तो हमारे बाकी जो भी हैं जैसे कि हमारे फेसबुक, गूगल, हुवावे, IBM इंडिया, इंडस टावर, नोकियो, क्वालकॉम, ZTE इंडिया, स्टरलाइट इंडिया, ये सब कुछ इनके एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर टेलीकम्युनिकेशन के रिलेटेड होते हैं और इन्होंने सीख किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि प्लीज़ हमारे लिए ये चीज़ हेल्प करो ताकि हमारी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो एंड वी कैन वर्क इन अ मोर एफिशिएंट वे, क्योंकि the burden or the tax that you are living on us, it is actually very we can say it is giving a financial burdens to us. तो let's see आगे वो लोग इसके related क्या करते हैं। And that's for today. I hope you like the video. If you understand it and आपको सब doubts clear हो गया, so do like and subscribe the channel. Thank you so much.